ओके नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया, तो जस्ट उसके एक साल के बाद हमको एक संशोधन करना पड़ा संविधान में। ऐसा क्या मजबूरी आ गई थी जिसकी वजह से हमें संशोधन करना पड़ गया एक साल में ही? क्योंकि इसे बनाने में बहुत सारी बारीकियों से अध्ययन किया गया था, बहुत सारी चीज़ों पर एकदम मंथन करके बनाया गया था। लेकिन फिर जैसे ही लागू हुआ उसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कहाँ से ऐसी दिक्कत आ गई जिसकी वजह से हमें एक साल के अंदर ही इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ गई। आइए देखते हैं। जैसे हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया तो उसमें वो लागू हो गया आपका 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। और जब ये लागू हुआ उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल थे 395 आर्टिकल थे। अगर पार्ट देखें यानी कि भाग, तो भाग 22 थे। और अगर शेड्यूल देखें तो शेड्यूल 8 थे। 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल और 22 भाग के साथ हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। और ये इम्प्लीमेंट हो गया 26 जनवरी 1950 को। बन करके तो तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। और उस समय कुछ ही आर्टिकल मतलब कि लागू हो पाए, सभी आर्टिकल नहीं लागू हो पाए थे। सब आर्टिकल हुए 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। लेकिन जैसे ही ये बन करके तैयार होगा और जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसमें बहुत कुछ कंट्राडिक्स देखा गया। वही कंट्राडिक्स की वजह से इसमें अमेंडमेंट करना पड़ा। अब आइए हम लोग देखते हैं वो क्या था। जैसे हम लोग देखें कि पार्ट 22 था यानी भाग 22 था। इसमें दो भाग को हम लोग चर्चा करेंगे। दो ही भाग में जो कंट्राडिक्स हुआ था, जो विरोधाभास हुआ था, उसी की वजह से अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ गई थी। जैसे एक भाग है पार्ट 3 और एक भाग है पार्ट 4। पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से है और पार्ट 4 है डीपीएसपी है, डीपीएसपी से रिलेटिव है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से है। और पार्ट 3 है ये फंडामेंटल राइट से है। ये आर्टिकल आता है आपको 12 से लेकर के 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक पार्ट 3 में आते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स है। और अगर हम देखें कि पार्ट 4 में, तो पार्ट 4 आता है 36 से लेकर के 51 तक, 51 तक। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक ये आते हैं डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। अब यही आर्टिकलों के बीच में एक विरोधाभास हो गया था। वो क्या था? जैसे अगर हम इसे देखें तो डीपीएसपी जो बनाया गया था वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आया था हमारे गवर्नमेंट भारत शासन अधिनियम 1935 में, उसमें था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसी के आधार पर डीपीएसपी का निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था। ये था क्या? तो गवर्नमेंट भारत शासन अधिनियम, एक मिनट रुकिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि 1935 में जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, उसी में था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन और उसी के आधार पर डीपीएसपी किया जाता है। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या था? तो इसमें था कि टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। मतलब हमारे देश में एक आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का स्थापित किया जाए। यही था भारत शासन अधिनियम 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के तहत दिया गया था। और उसी को क्या किया संविधान निर्माताओं ने पार्ट 4 में डीपीएसपी में उसी को रख दिया। और ये स्टेट के लिए होता है, ये राज्य के लिए होता है और ये सिटीजन के लिए होता है, ये भारत के नागरिक को ये दिया गया है। और ये एक राज्य को दिया गया है जो कि इसी के आधार पर आगे राज्यों को वर्ग करना था। अब ये अगर देखा जाए तो ये लिया गया था अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये अमेरिका से लिया गया था।
फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया था, और डीपीएसपी जो था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से लिया गया था। अब ये दोनों में जो आर्टिकल है ये 12 से 35 और यहाँ 36 से 37, ये जो है ये इसमें 37 में आर्टिकल, अगर 37 में हम देखेंगे तो ये नॉट जस्टिएबल, यानी कि ये न्याय पुनर्लोक, ये न्यायिक नहीं है, यानी कि इसे न्यायालय में नहीं परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। बट ये अगर देखेंगे तो ये जस्टिएबल है, जस्टिएबल है। अब इसमें एक आर्टिकल आता है आपका 13, यानी 12 से 35 तक में 12 में आपका डिफिनीशन दिया गया है स्टेट का, और 13 में दिया गया है कि आर्टिकल 13 में है कि आर्टिकल 13 में दिया गया कि कोई भी कानून अगर बना करके अगर चाहा जाए कि फंडामेंटल राइट्स को कम किया जाए तो वो कानून जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स को अगर फंडामेंटल राइट्स का विरोध करेंगे वहाँ तक वो कानून ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ एक डायग्राम के आधार पर दिखाता हूँ आपको। देखिए, अगर यहाँ से है और एक अगर मान लीजिए ये कानून बना, ये फंडामेंटल राइट्स है हमारे। यहाँ से यहाँ तक अगर फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है हमें, हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, अगर कोई कानून बना दिया जाए, अगर कोई कानून पास कर दिया जाए और वो कानून नया जो एक्ट है वो अगर पास कर दिया जाए और वो यहाँ तक, यानी इतना भाग अगर वो फंडामेंटल राइट्स को कम करता होगा तो यहाँ तक वो उस एक्ट का, उस कानून का जितना भी मतलब नियम होगा, जितना भी रूल होगा, वो सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ अब यहीं तक बच जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट ही बचेगा, बाकी ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। और ये संविधान लागू होने के बाद भी अगर कोई कानून बनाया गया, अगर वो भी इसको कम करता होगा तो वो यहाँ तक खत्म हो जाएगा जहाँ तक कम करता होगा, या पहले से भी कोई कानून आता होगा जो चला आ रहा होगा, अगर वो भी फंडामेंटल राइट्स को कम करेगा तो वो भी इतना जहाँ तक कम करेगा वहाँ तक वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया। यही आर्टिकल 3 का जो 2 क्लॉज है उसमें लिखा गया है। ठीक है, ओके। देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना तो फिर हम लोग देख लिया। अब इसमें देखते हैं कि कहाँ पर कंट्राडिक्ट हुआ था उसमें संविधान को लागू करने में। तो देखिए, जब बन करके तैयार हो गया तो उसमें एक बहुत ही अच्छा एक केस आया था, चंपकम दुराई वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस आया। और इस केस में क्या हुआ था, क्या ऐसा प्रावधान था। देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस संविधान पर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव मध्य वर्ग का था। अगर निम्न वर्ग का कम था, अगर निम्न वर्ग का प्रभाव ज़्यादा होता तो डीपीएसपी भी फंडामेंटल राइट्स होते, लेकिन निम्न वर्ग का प्रभाव कम था और मध्य वर्ग का ज़्यादा था, इसलिए डीपीएसपी को उसमें संविधान में डालना पड़ा था। अब देखिए, जैसे हमने बताया था कि 12 से लेकर के 35 तक आपका फंडामेंटल राइट्स है और 36 से लेकर 51 तक आपका डीपीएसपी है। ये डीपीएसपी है और ये फंडामेंटल राइट्स है। देखिए, दोनों में क्या ऐसा कंट्राडिक्ट हुआ था। जैसे चंपकम ये मद्रास का एक मामला था जिसमें क्या हुआ था, मद्रास सरकार जब संविधान लागू होने से पहले वहाँ पर एक ऑर्डर पारित किया था और उस ऑर्डर के आधार पर वहाँ पर रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया गया था। और जैसे ही संविधान बन करके तैयार हुआ तो वो उस रिजर्वेशन को और ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया, आगे ही बढ़ा दिया गया। जब आगे बढ़ा गया तो ये चंपकम का मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें चंपकम ने कहा कि ये आप तो आर्टिकल 15 करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस के आधार पर, जन्म स्थल के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे साथ तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक रिजर्वेशन दिया गया है और रिजर्वेशन के आधार पर हम उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं, हमारी सीट को दूसरे को दे दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर जनरल, SC ST इस सब का सीट को दे दिया गया था। और इनका जो जनरल का सीट था वो भर चुका था और जो अदर सीट थे वो खाली थे, लेकिन इनको नहीं दिया गया क्योंकि ये इनका सीट भर गया था। तो इसी मामला को लेकर के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गया था, यही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा और फिर उसने मद्रास सरकार से, गवर्नमेंट से पूछा। तो मद्रास गवर्नमेंट ने बोला कि हमने तो बनाया था जो भी नियम वो तो डीपीएसपी के आधार पर बनाया था, और डीपीएसपी में 46 में कहा गया है कि promote with special care the educational and economic interest of the SC ST and the other weaker section, यानी अदर वीकर सेक्शन और SC ST को अगर हमको प्रमोट करना है तो हमें कुछ स्पेशल केयर देना होगा
होगा, इसी के आधार पर हमने दे दिया है। लेकिन जब ये गया तो न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। इसका वैल्यू ज़्यादा है और इसका वैल्यू कम है। ये पहले से आ रहा था, पहले से चलते हुआ आ रहा था, और ये जब लागू हुआ तो ये वाले जो नियम थे ये इसको कम कर रहे थे, इसीलिए इसको खारिज कर दिया। क्योंकि आर्टिकल 13 के 2 के आधार पर वो जितने कम करेंगे, जितना फंडामेंटल राइट्स को कम करेगा उतने उसका रूल ख़त्म हो जाएगा। तो इस आधार पर ये वाला मामला, ये जो था रिजर्वेशन वहाँ पर ख़त्म कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम तो इसको प्राथमिकता देंगे आर्टिकल 15 को, और इस आधार पर वहाँ का रिजर्वेशन जो था वो ख़त्म हो गया। अब दूसरा अगर हम देखेंगे तो एक और मतलब कंट्राडिक्स हुआ कि आर्टिकल 19A में था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की आज़ादी। अब अगर एक्सप्रेशन और बोलने की आज़ादी जब दिया हुआ है तो बहुत सारे मतलब प्रेस वालों ने अपना स्वतंत्र रूप से छापना शुरू कर दिए, और जब वो छापना शुरू कर दिए तो उसमें कुछ राष्ट्रीय हित के भी मतलब राष्ट्रीय हित को भी इससे प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि ऐसा कुछ एजेंसियों को, जो जांच एजेंसी होता है, गुप्त एजेंसी जो भी हमारे यहाँ गुप्त जांच एजेंसियां हैं, उस सबको प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उनका जो न्यूज़ था वो प्रकाशित होने लगा। तो इसमें वो लोग जब रोक लगाए तो वो प्रेस वालों ने बोले कि मेरे पास तो आर्टिकल 19A है और वो बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इस आधार पर तो हम अगर आप रोक लगा रहे हैं तो हमारा तो फंडामेंटल राइट्स कम हो जा रहा है। तो फिर ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और इसमें भी एक कंट्राडिक्स हो गया। अब एक और मामला हम लोग आगे देखते हैं कि एक और मामला था जहाँ पर एक कंट्राडिक्स हुआ, जिसके आधार पर फिर ओके देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई जब लड़ रहे थे हम भारतीय, तो उसमें भारतीय का हर समाज ने पार्टिसिपेट किया था और सभी का एक अपना अपना अलग अलग उद्देश्य था। जैसे हम देखें तो किसानों का आज़ादी का मतलब था जमींदारों से आज़ादी, महिलाओं का था कि बराबरी का, पुरुषों के बराबर उन लोगों का अधिकार मिल जाए, वो वाला आज़ादी चाहिए था। अगर हम देखें तो फिर जो निम्न वर्ग थे उनको था जातीयता से आज़ादी था। तो सब ने अपना अपना उद्देश्य रख करके आज़ादी में लड़ाई की पार्टिसिपेट हुए थे और लड़े थे। जब स्वतंत्र हम लोग हो गए तो सबकी एक आज़ादी को ऐसा संविधान बनाना था जिससे सभी की आज़ादी मतलब उसमें सुनिश्चित हो सके, जा करके आगे सबको वो चीज़ मिल सके। तो इसलिए डीपीएसपी को संविधान निर्माताओं ने बनाया था और उसके आधार पर बहुत सारे प्रोविज़न रखे थे। अगर ये लोग उस जैसे अगर हम देखें कि अमेरिका में आज़ादी मिली थी, तो अमेरिका में जब आज़ादी मिली तो वहाँ के दासों को आज़ादी नहीं मिली, अमेरिकन को मिली, और उसको 90 साल के बाद 1860 में जाकर के फिर दासों को आज़ादी मिली, और फिर दासों को आज़ादी मिली तो महिलाओं को आज़ादी नहीं मिली, फिर उनको 60 साल फिर संघर्ष करना पड़ा, 1920 में जाकर फिर महिलाओं को आज़ादी मिली। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नियम बनाना था जिससे सभी को एक बार ही आज़ादी मिल जाए। तो इस आधार पर देखें तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स बना दिए गए, लेकिन बनाते समय इस पर ध्यान नहीं किया, किसी ने इस पर नोटिस नहीं किया। लेकिन जैसे ये लागू हुआ, इसमें क्या क्या प्रॉब्लमें थी सब जा करके सामने आने लगे और तब जाकर प्रॉब्लम शुरू हुआ। अब जैसे अगला हम देखें तो अगला एक है आर्टिकल 14 यानी कि 14, ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब लॉ के कानून के नियम में सब बराबर है और सबको समान संरक्षण मिलना चाहिए। अगर इसी में देखें फंडामेंटल राइट्स में ही तो आर्टिकल 25 से 28 तक के एक धार्मिक स्वतंत्रता यानी रिलीजियस फ्रीडम है। अब अगर देखिएगा आप रिलीजियस फ्रीडम में तो हर एक धर्म के लोगों को अपना धर्म अपनाने और उसमें स्वतंत्र रहने की आज़ादी है। जैसे आप मुस्लिमों में देखिएगा तो मुस्लिमों में शरीयत के अनुसार 4 शादियाँ करने की आज़ादी उनको नियम है। उसके अनुसार अगर वो 4 शादी करते हैं तो आर्टिकल 25 से 28 तक जो 25 धार्मिक स्वतंत्रता करता है उसके आधार पर तो उनको अधिकार मिला हुआ है। लेकिन जब वो आप 14 देखते हैं तो 14 जो महिलाओं को जो इक्वल जो देता है, इक्वल प्रोटेक्शन देता है, समान कानून की नज़र में सब कानून के सामने सब बराबर और बराबर है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि ये जो महिलाएं हैं उनको इसके आधार पर इक्वलिटी नहीं मिल पाती है, समानता नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम देखा गया कि इन मतलब फंडामेंटल राइट्स में 14 में और 25 में कितना एक कंट्राडिक्स देखा गया। उसके बाद में जो अगला देखा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट जो था वो 1951 में जब जमींदारी उन्मूलन हुआ था यानी लैंड रिफॉर्म हुआ था, तो वो प्रॉब्लम आई थी क्योंकि किसानों को जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी तो उनको ज़मीन देने के लिए एक इक्वल डील लाने के लिए क्या करना था कि ज़मींदारों से भूमि लेकर के और जिनके पास नहीं थी उनको देना था। तो इसमें जो था देखिए फंडामेंटल राइट्स जो थे वो 19A नागरिकों को संपत्ति का अर्जन और विक्रय की स्वतंत्रता
19 जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहता है कि नागरिक जो है वो अर्जन कर सकते हैं, संपत्ति को रख सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता है। और इसी में फंडामेंटल राइट्स में ही 31 का 1 जो कहता है वो व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है उसकी संपत्ति को। और 31 का 2 कहता है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक के उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के ये निजी स्वामित्व, संपत्ति का एक निजी स्वामित्व दिखाता है। अगर आप 39 देखिएगा डीपीएसपी, तो संपत्ति का स्वामित्व इस प्रकार निर्धारित होगा जिसमें सभी समुदाय की भलाई हो। 19 का बी कहता है और 39 का बी कहता है, 39 का सी करता है अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ हाथों में न हो, यानी कि सार्वजनिक स्वामित्व होगा, यानी संपत्ति का सार्वजनिक स्वामित्व होगा और ये निजी स्वामित्व होगा। यानी कि ये दोनों में देखिए, एक निजी की बात करता है, ये सार्वजनिक की बात करता है। डीपीएसपी सार्वजनिक की बात करता है, ये निजी की बात करता है। अब यहाँ आकर के एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन हो गया, जिसका निदान निकालने के लिए एक मतलब प्रधानमंत्री के साथ में, उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार जो 51 में थी, कांग्रेस की सरकार थी, और लगभग सारे राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो इसलिए उनका दायित्व तो बन गया था। और वो आज़ादी में भी पार्टिसिपेट हुए थे, वो एक साम्यवादी नेता थे, तो इसलिए वो तो इसको लागू करने के लिए चाहते थे। इसी को देख करके उन्होंने पहला जो था फर्स्ट अमेंडमेंट कर दिया, संविधान संशोधन 31 का ए कर दिया, और उसमें 31 के ए में जोड़ दिया जमींदारी या रियासत का नियंत्रण राज्य करेगा। यानी कि वो अब ये जो है राज्य करेगा, और वो व्यक्ति के अधिकार व्यक्ति के ऊपर नहीं रहेगा, वो राज्य के अधीन आ गया था। और जब ये चीज़ इन्होंने जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद तो आप एक फंडामेंटल राइट्स के पावर को कम कर रहे हैं, और जब कम कर रहे हैं तो 39 का बी कहता है कि आप जहाँ तक कम करिएगा वो सब खारिज हो जाएगा, वो सब व्यर्थ हो जाएगा उस कानून को। तब इन्होंने क्या किया कि इससे बचने के लिए 13 का 2 जो क्लॉज था, उससे बचने के लिए इसने 31 के में बी जोड़ दिया, और बी में जब बी जोड़ा तो उसमें 9th शेड्यूल जोड़ दिया, और 9th शेड्यूल में ये चीज़ प्रावधान उन्होंने डलवा दिया कि इसमें जो भी चीज़ हम डाल देंगे उसमें न्यायालय पुनर्विलोकन नहीं करेगा, यानी कि नॉट जस्टिफाइबल, यानी कि वो न्यायालय जस्टिफाई नहीं करेगा उसको, क्योंकि न्यायालय अगर जस्टिफाई करेगा तो फिर फंडामेंटल राइट्स, और डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट्स को वो ज़्यादा प्राथमिकता देगा, और इस आधार पर ये जो डीपीएसपी थे वो लागू नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने पहला जो था वो 9th शेड्यूल जोड़ दिया, पहला अमेंडमेंट कर दिया, और सारी चीज़ों को, जैसे 15 का जो था आर्टिकल 15 जो था एजुकेशन से था, उसमें क्लॉज 3-4 जोड़ करके और सबका एक मतलब समाधान निकाल दिया, और उस सब को जोड़ने के बाद में 9th शेड्यूल में डाल दिया कि उसमें जुडिशरी जो है न्यायालय पुनर्विलोकन नहीं करेगा, और इस आधार पर उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाल दिया। लेकिन ये समस्या का समाधान तो तत्काल में निकल गया, लेकिन ये समस्या फिर जा कर के आगे बढ़ गई जब वो शंकरी प्रसाद का मामला कोर्ट में गया था, और केशवानंद भारती का मामला गया था, शंकरी गोलकनाथ का मामला गया था। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे शंकरीनाथ, गोलकनाथ और केशवानंद भारती का मामला जो गया था, उसमें भी यही प्रोविज़न था, जिसके आधार पर एक न्यायालय ने बहुत ही एक अच्छा ढंग से डिसीजन दे करके और हमारे संविधान को बचा लिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी संकट इसके ऊपर आई थी। ठीक है, ओके, थैंक यू। कितना देर का हुआ?